सबसे यहाँ पर कोरोजन के बारे में। तो कोरोजन इज नथिंग एल्स, जंग लगना एक तरीके से हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कोरोजन। ठीक है, अगर आयरन के अंदर होता है तो उसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो एक्चुअल में होता क्या है, देयर इज अ ईटिंग अप ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर और अ केमिकल। कोई भी मेटल मेरे पास यहाँ पर है तो वो मेटल खराब होते है किसकी वजह से, एयर की प्रेजेंस के कारण, मॉइस्चर के कारण है, या फिर कोई स्पेसिफिक केमिकल के कारण है। तो उन मेटल के अंदर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर कोरोजन होता है, जंग लगता है। Most of the metals corrode when they are kept exposed to damp air। जब damp air में रहती है यानी कि moist air में रहती है तब उनमें जंग लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मान लीजिए कोई भी आयरन मेटल है, कोरोड वन kept in damp air for a considerable time, ठीक है जी। तो हम देखते हैं कि एक रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस उसके ऊपर आ जाता है। मान लीजिए मेरे पास आयरन मेटल है, ठीक है, मैं बल्कि एक्टिविटी तो आपको करके दिखाता हूँ। उसमें ये भी बता दूंगा कि एयर और मॉइस्चर दोनों हमारे पास यहाँ पर नेसेसरी होते हैं। ठीक है, तो जब आयरन है मान लीजिए और उसके अंदर जंग लगेगा तो एयर और मॉइस्चर दोनों यहाँ पर काम करती है। तो फार्मूला होता है Fe2O3 इंटू में XH2O। यही मेरा कहलाता है हाइड्रेटेड आयरन। ठीक है, यानी कि जिसमें रस्ट हो चुका है, हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड है ये मेरे पास। ठीक है जी, बेसिकली ये क्या है, रस्टेड आयरन मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट। अब मैं क्या करता हूँ, एक एक्टिविटी के थ्रू शो करता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास टेस्ट ट्यूब है और मैंने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या किया, एक आयरन नेल ले ली थी देखिए, और इसको ऐसे ही हवा में एयर की प्रेजेंस में रख दिया जो ओपन है मेरे पास टेस्ट ट्यूब। ठीक है जी, या फिर मान लो इसको हम लोग यहाँ पर बंद भी कर देते हैं तो इसमें जंग लगेगा जी नहीं। ये मैंने रबर कोर्क लगा दी, ठीक है, एयर छोड़ करके। क्या इसके अंदर रस्टिंग होती है जी? देयर इज नो रस्ट। ठीक है जी, एयर जो हो सकती है सर वो मॉइस्ट हो, क्या पता, हो सकता है कि वो मॉइस्ट एयर हो। तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज करते हैं, हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया है कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, जो एनहाइड्रस है, इस चीज के लिए, ड्राई एयर के लिए यहाँ पर उसके मैंने कुछ स्पेशल डालते हैं जो एयर को मॉइस्ट नहीं होने देंगे और यहाँ पर ड्राई रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ड्राई एयर है भैया, देयर इज अ ड्राई एयर। तो क्या यहाँ पर जंग लगेगा? नो रस्ट, देयर इज नो रस्ट। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी रस्टिंग नहीं होगी। केस नंबर 2, मैंने यहाँ पर अब क्या किया, ये आयरन नेल ले लिए और इसको मैंने यहाँ पर वाटर में डिप कर दिया है। ठीक है, हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखिए पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर इसको वाटर में डिप कर दिया। ठीक, यहाँ वाटर में डिप कर दिया है और इसके अंदर हमने क्या किया, लेयर ऑफ ऑयल डाल दिया ताकि किसी भी तरह की एयर अब इसके अंदर एंट्री ना कर सके। हियर इज अ लेयर ऑफ ऑयल, डेंसिटी वाला मुद्दा है। और ऊपर से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर कोर्क लगा दिया। अब यहाँ पर सिर्फ वाटर है तो क्या इसमें जंग लगेगा, रस्टिंग होगी? जी हाँ, देयर इज नो रस्टिंग, यहाँ पर भी कोई भी रस्टिंग नहीं है, देयर इज नो रस्टिंग अगेन। केस नंबर 3 में हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ये टेस्ट ट्यूब ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, ये आयरन नहीं ले ली मैंने, ये इसके अंदर वाटर ले लिया हाफ तक। ठीक, और ऊपर यहाँ पर एयर भी प्रेजेंट है। देन व्हाट वी सी, हम लोग क्या देखेंगे, इस आयरन नेल के ऊपर ऑक्साइड की लेयर जमने लग जाएगी। ठीक है जी, और साथ ही साथ वाटर इसके अंदर अटैच हो जाएगा एनाइडस फॉर्म में, एक लेयर जम जाएगी।
रेडिश ब्राउनिश कलर की, दिस इज कॉल्ड द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इससे ये पता चलता है कि एयर एंड वाटर टुगेदर रस्टिंग टेक्स प्लेस, दोनों यहाँ पर साथ में होने चाहिए। यहाँ पर जो एयर है डैम्प एयर आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है जी, जो मॉइस्ट वाटर है। अब ये जो रस्टिंग है, इस रस्टिंग से बचने के तरीके क्या होते हैं, व्हाट इज द प्रिवेंशन? प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। तो सबसे बढ़िया, सबसे जो बेस्ट मेथड है मैं आपको वो बताता हूँ। देयर इज द गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, जिंक की कोटिंग होती है, ठीक है। जो भी आयरन ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर दो, तो वहां पर किसी भी तरीके का जंग नहीं लगता है। यानी कि द प्रोसेस इन विच डिपॉजिट अ थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द गैल्वेनाइजेशन। आयरन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग जिंक, मोल्टन जिंक मेटल के अंदर डिप करेंगे, उसके ऊपर चारों तरफ जिंक की कोटिंग हो जाएगी, प्लेटिंग हो जाएगी, काम बढ़िया हो जाएगा। बकेट्स वगैरह बनाने में जो ड्रम होते हैं, लोहे के ड्रम होते हैं जिनमें पानी भर के रखा जाता है, उसको यूज करता है। जो शेड होती है, रूफ होती है, उनको यूज किया जाता है ताकि वो हमारे पास रस्ट से बचे रहे, ठीक है। दिल्ली के अंदर जो आपका कुतुब मीनार सुना होगा आप लोगों ने, वहीं पर आयरन पिलर है, लो स्तंभ है, तो अपने आप में मूवी का जुबा है जिसके अंदर आपका कोई जंग नहीं लगा। लेकिन जब पता चला तो भैया देखा कि अरे गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है। तो एंशिएंट टाइम के साइंटिस्ट भी बहुत ज्यादा नॉलेजफुल लोग थे। उसके अलावा हम बता सकते हैं बाय पेंटिंग। अब तो खैर सब लोग घरों में एसी यूज करते आता है, पहले कूलर पे पेंट करता था। तो मोस्ट कॉमन मेथड है टू प्रिवेंटिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन इज टू कोट इट सरफेस विद द पेंट। तो पेंट जो होता है एयर एंड मॉइस्चर प्रूफ होता है, वो आयरन ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में नहीं आने देता है ना। रेलवे वगैरह है, कार है, बस है, शिप है, इन सब के ऊपर भी की जाती है। उसके अलावा बाय अप्लाइंग ग्रीसिंग और ऑयल, बाय अप्लाई ग्रीसिंग एंड ऑयल। ऑयलिंग करने से, ग्रीसिंग करने से भी यहाँ पर हम मेटल को रस्ट होने से बचा सकते हैं। जैसे हमारे पास टूल्स वगैरह होते हैं, मशीन पार्ट्स होते हैं, है ना, शॉप वगैरह के जो शटर वगैरह होते हैं, वहां पर ग्रीसिंग की जाती है, ऑयलिंग की जाती है, जो इससे यहाँ पर क्या करता है भैया, इसको बचा करके रख। ठीक। उसके अलावा रस्टिंग ऑफ आयरन आल्सो कैन बी प्रिवेंटेड बाय टिन प्लेटिंग और क्रोमियम प्लेटिंग। ये भी एक मेथड है, टिन प्लेटिंग या क्रोमियम प्लेटिंग यहाँ पर की जाती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे टिन है मेरे पास या क्रोमियम मेटल है, इनका फायदा ये है इनकी प्लेटिंग करने से कि दीज आर रेजिस्टेंट टू कोरोजन, ये कोरोजन से रेसिस्ट करती है, बचा करके रखती है। तो थिन लेयर ऑफ टिन मेटल या क्रोमियम मेटल की आयरन या स्टील के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिपॉजिट की जाती है बाय द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। देन जो आयरन है या स्टील ऑब्जेक्ट्स है प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्ट। जैसे टिफिन बॉक्स होते हैं स्टील के, निकल प्लेटेड फ्रॉम इनसाइड आउटसाइड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रस्टिंग। इनको हम लोग यूज करते हैं टिफिन बॉक्स में, तो उसका रीजन ये है क्योंकि वो नॉन पॉइजनस होता है। क्या ये भी रीजन होता है, कई बार क्या होता है, गर्म खाना, गर्म सब्जी हम लोगों ने प्लेट इलेक्ट्रो प्लेटिंग कर दी तो वो रिएक्शन कर जाता है, समटाइम्स इट हैपन। क्रोमियम प्लेटिंग को यूज करते हैं टैप वगैरह में, बाइसिकल हैंडल, कार बम्पर, आयरन स्टील ऑब्जेक्ट्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रस्टिंग एंड कीप देम अ शाइनी अपीयरेंस। उसके अलावा एक और बहुत मेथड है बाय एलॉइंग, यानी कि एलॉय बनाना है यहाँ। तो रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एलॉइंग इट टू मेक स्टेनलेस स्टील, उसको स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट कर। जो घरों में जो आपका रेलिंग वगैरह होती है ना, सीढ़ियों पर लगी होती है, या छज्जे पर आजकल स्टेनलेस स्टील यूज होने लगे, स्टेनलेस स्टील की चेयर्स भी आती है आजकल, कूलर भी आने लगे आजकल, अब तो स्टेनलेस स्टील के जिनमें जंग भी लगती है। तो वो अलॉइंग की जाती है बेसिकली यहाँ पर, ये बहुत बढ़िया चीज है। कुकिंग यूटेंसिल्स है, नाइफ्स है, सीजर है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सब स्टेनलेस स्टील के होते हैं, उनमें जंग नहीं लगता, ठीक है। और थोड़ा सा एक्सपेंसिव है टू बी यूज्ड इन लार्ज अमाउंट। तो स्टेनलेस स्टील फॉर्मेशन मेथड ऑफ रस्ट प्रिवेंशन, आयरन इज नॉट कोटेड विद एनीथिंग, ये बहुत अच्छी बात, ठीक। अब ये तो हम लोगों ने रस्टिंग से प्रिवेंशन के तरीके पढ़े, लेकिन रस्टिंग अभी हमने आयरन के अंदर देखा। लेकिन रस्टिंग ऑफ आयरन के अलावा हम देखते हैं कि कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम भी होता है भाई। जब आयरन के अंदर होता है तो मैंने उसको क्या बोला यहाँ पर, उसको मैंने यहाँ पर बोला रस्टिंग ऑफ आयरन। लेकिन मैं यहाँ बोल रहा हूँ कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम। अच्छा, एल्यूमिनियम में भी कोरोजन होता है, जी हाँ।
तो एल्यूमिनियम में क्या होता है बेसिकली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डल लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम को हम चौड़े में रखते हैं, एक्सपोज होता है मॉइस्ट एयर में, तो एल्यूमिनियम वेसल्स हैं, कोई भी चीजें लूज इट शाइन वेरी सून आफ्टर यूज, तो एक डल लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड उनके ऊपर यहाँ पर बन जाती है। एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव मेटल है आयरन के मुकाबले, ये भी बात याद रखना। तो fresh aluminium metal begins to corrode quickly when it comes in contact with the moist air। तो हम लोग यहाँ पर इसको इससे बचाने के लिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, पतली एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर जो एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बन जाती है वो उसके ऊपर डाल देते हैं, जो उसको फर्दर कोरोड होने से बचाते हैं। मतलब कि कोरोजन जो है वो बेसिकली समटाइम्स यूजफुल है, एल्यूमिनियम के ऊपर अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पतली लेयर अगर हम डाल दें तो फर्दर ऑक्साइड होने से वो दोबारा बचाएगी, फर्दर उसको रिड्यूस होने से वो प्रिवेंट करके रखती है। जैसे हमारी बॉडी में वैक्सीन लगती है ना, तो लो पावर के बैक्टीरिया हमारी बॉडी में छोड़े जाते हैं ताकि वो हाई पावर के बैक्टीरिया को किल कर सके। तो यही मतलब है एक तरीके से, एक थिन लेयर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को इसके ऊपर डिपॉजिट कर देंगे ताकि फर्दर कोरोजन से बचा। तो कॉमन मेटल विच इज हाईली रेजिस्टेंस टू कोरोजन इज द एल्यूमिनियम। तो दैट्स द रीजन बिहाइंड इट कि हम इसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लेयर डाल देते हैं। तो एल्यूमिनियम आर्टिकल्स जैसे हमारे पास जो भी चीजें हैं एल्यूमिनियम वेसल्स है आर नॉट अटैक्ड बाय द एयर एंड वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। तो उसके ऊपर हम लोगों ने क्या करा है, एल्यूमिनियम के ऊपर यहाँ पर हम लोगों ने डिपॉजिट कर दी ऑक्साइड लेयर जो फर्दर कोरोजन से प्रिवेंट करके रखे। और वो किसकी है जी, एयर की, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर एंड हेंस नॉट इजीली कोरोड। तो कॉमन मेटल जो हाईली रेजिस्टेंट होते हैं कोरोजन से वो एल्यूमिनियम है, तो हम लोग इसी को यूज, ठीक है। तो जो फॉर्मेशन होती है थिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर की ऑन द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर प्रोटेक्ट एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम फर्दर कोरोजन। कोई भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर है ऑन द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट समहाउ बी मेड थिकर, तो उसको थोड़ा सा थिक बना देती है जिसकी वजह से जो एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट्स है वो प्रोटेक्ट करते हैं कोरोजन से इवन मोर इफेक्टिवली। तो ये जो काम होता है कैसे किया जाता है, बाय द प्रोसेस दिस इज कॉल्ड द एनोडाइजिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। एनोडाइजिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो भी एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट्स है उनके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं भाई। So basically, the layer of aluminium oxide on the surface of aluminium objects, which can be made thicker, और कैसे, by electrolysis process to give them even more protection from corrosion. This process is called the anodizing. तो इसमें जो भी एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट्स होता है इज मेड एन एनोड, एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट्स को हम एनोड की फॉर्म में यूज करते हैं, यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में इन दिस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसको इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है, एंड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीजन गैस जो होती है वो लिबरेट हो जाती है एट द एनोड एंड गेट द एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट टू फॉर्म अ थिकर लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। मैं भी आपको इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग करके दिखाऊंगा तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। सिर्फ इतना समझिए कि एनोडाइजिंग एक प्रोसेस है जहां पर एक थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड की डिपॉजिट हो जाती है ऑन एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट बाय मेकिंग इट एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक। ठीक। उसके अलावा कॉपर होता है, कॉपर के अंदर भी कोरोजन होता है, तो कॉपर ग्रीन ग्रीन कलर का हो जाता है। चलिए, तो जो ग्रीन कोटिंग होती है बेसिकली कॉपर कार्बोनेट के ऊपर, वो मिक्सचर होता है कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। चलिए, तो ये कॉपर है लेकिन इसके ऊपर CuCO3 और N2 में CuH2O हमारे पास कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH की होल्ड, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की लेयर जम जाते हैं जिसकी वजह से ग्रीनिश कलर का होता है। पुराने जमाने में कॉपर के बर्तन यूज होते थे, देखा होगा आपको ग्रीन लाइनिंग करता है। तो जो भी कोरोडेड कॉपर वेसल उनको क्लीन करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, और जो एसिड सॉल्यूशन होता है वो डिसॉल्व कर देता है ग्रीन कलर को किसी कॉपर कार्बोनेट में जो कोरोडेड कॉपर वेसल में प्रेजेंट होता है एंड मेक देम लुक शाइनी रेड ब्राउन है। फिर कोरोजन ऑफ सिल्वर है, सिल्वर में होता है चांदी जो होती है काली पड़ जाती है क्योंकि उसके ऊपर थिन लेयर ऑफ सल्फाइड लेयर ऑन द सरफेस बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड जो प्रेजेंट होती है एयर में उसके कारण है। तो सिल्वर एक ब्राइटली शाइनी मेटल है जो केमिकली क्वाइट अनरिएक्टिव, बट इट लूज इट्स शाइन एंड बिकम डल वेरी स्लोली, धीरे धीरे। सिल्वर मेटल इज फेयरली रेजिस्टेंट टू कोरोजन, तो इसी वजह से हम इसको सिल्वर कॉइन में, ज्वेलरी में,
सिल्वर वेयर बनाने में यूज करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स ब्राइट शाइनिंग सरफेस एंड रेजिस्टेंस टू कोरोजन। फिर गोल्ड और प्लेटिनम के बारे में पता ही आपको, हाईली रेजिस्टेंस टू कोरोजन होती है, मोस्टली अनरिएक्टिव होती है। और देन आता है मेरे पास एक छोटा सा टॉपिक और जिसको मैं बोलता हूँ यहाँ पर एलॉय। तो एलॉय के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया भैया। एल्यूमिनियम मेटल देखो जैसे वेरियस प्रॉपर्टीज होती है मेटल की, जैसे मैलिएबिलिटी है, डक्टिलिटी है, स्ट्रेंथ है, हार्डनेस है, रेजिस्टेंस टू कोरोजन है। तो इन सारी प्रॉपर्टीज को हम इंप्रूव कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं और ज्यादा लेवल पे। कैसे? बाय मिक्सिंग ऑफ टू और मोर मेटल, और उसी को हम क्या बोलते हैं? एलॉय। अब एल्यूमिनियम मेटल तो काफी लाइट होती है, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, लेकिन जो एल्यूमिनियम का एलॉय होता है कॉपर के साथ, मैग्नीशियम के साथ और मैग्नीज के साथ, जिसको मैं बोलता हूँ ड्यूरेलुमीन। जी, एल्यूमिनियम के एलॉय का नाम है ड्यूरेलुमीन। तो ये लाइट है, एल्यूमिनियम की तरह लाइट है, बट इसके अंदर स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है जो एल्यूमिनियम में नहीं। तो हमें देखना है कि कुछ कुछ मेटल्स एलॉय की फॉर्म में है और वो किन किन मेटल से मिलकर के बना है, ये हमारे को यहाँ पर थोड़ा सा पता होना चाहिए। एलॉय की प्रॉपर्टी ये होती है कि स्ट्रॉन्गर देन द मेटल फ्रॉम व्हिच दे आर मेड, एलॉय आर हार्डर देन द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स, एलॉय आर द मोर रेजिस्टेंस टू कोरोजन। एक होमवर्क भी आपके लिए, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ द कोरोजन स्टील एलॉय। एलॉय की प्रॉपर्टीज आपको लिखनी है, कम से कम 7 क्या इनके बेनिफिट्स होते हैं। अब देखिए हमारे पास कुछ कॉमन एलॉय जो है वो है ड्यूरेलुमीन है, ड्यूरेलियम बोलते हैं, मैग्नीशियम है, स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, ब्रास है, ब्रोंज है, सोल्डर है, और एक जो मैक्सिमम टाइम पूछा गया है दिस इज द एमेल्गम। तो ये भी हमारे पास एक एलॉय है, तो हमें इसके कॉम्बिनेशन पता होना है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ भाई, सबसे पहले मान लीजिए ब्रास। तो ब्रास क्या है? ब्रास इज नॉट अ मेटल, इट इज एन एलॉय, जिसके अंदर कॉपर और जिंक होता है। कॉपर और जिंक से मिलकर के हमारे पास क्या बना है भैया? यहाँ पर ब्रास बना। जो टैप वगैरह यूज होती है उसमें बोलते हैं ना कॉपर की है, ब्रास की है बेसिकली। फिर हमारे पास आता है जी ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज भी अलॉय है कॉपर का और टीन का। कॉपर एंड टिन, चलिए। तो ये उसका हमारे पास कहते हैं ब्रॉन्ज मेडल, जिसके अंदर 90% कॉपर 10% ब्रॉन्ज होता है, जो काफी टफ होता है एंड हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन होता है। स्टैचू, कॉइन्स, मेडल्स, यूटेंसिल्स, प्रॉपर्टीज बनाने में यूज होता है सबसे ज्यादा। ठीक है। थोड़ी सी एक बात हो रहा है, जो एलॉय है उनकी थोड़ी सी कमियां भी है कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो प्योर मेटल के मुकाबले हमारे पास यहाँ पर क्या होती है भैया? कम होती है। यदि जैसे ब्रास है, ब्रॉन्ज है, आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट प्योर कॉपर है एक्सीलेंट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसको इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने में यूज करते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आता है जी सोल्डर। सोल्डर भी एक अलॉय है जो लीड और टिन से मिलकर बना है, लेड और टिन। ये लेड और टिन से मिलकर के बना हुआ है हमारे पास। तो ये भी एक अलॉय है और इसको हम लोग यूज करते हैं फॉर सोल्डरिंग, यानी कि वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर समथिंग। ठीक है, 50-50% में मिले हुए। सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिसके ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट सिर्फ इसी वजह से कई क्वेश्चंस पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड में, इस वजह। बाकी तो सारी कहानी सेम ही है बाकी सबकी तरह। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? मरकरी मेटल, एलॉय ऑफ मरकरी मेटल विद वन और मोर अदर मेटल, यानी कि इसमें मरकरी को हम प्लस करते हैं किसी भी मेटल के अंदर, तो वो हमारा क्या कहलाता है भैया? एमेल्गम। एक मेटल या एक से ज्यादा मेटल के साथ भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर सिल्वर है, टिन है, जिंक है, इसको यूज किया जाता है जी। जैसे कि सिल्वर है, टिन है, ठीक है, लेड है, इनके साथ ज्यादातर यूज किया गया है। जिंक है, सॉरी। क्यों? जो डेंटिस्ट होते हैं ना, टूथ को फिल करने में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एमेल्गम वहां पर आता है आपका। उसके बाद एलॉय ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड के जब एलॉय के बारे में बात करते हैं, आपने सुना होगा 24 कैरेट का गोल्ड है, 22 कैरेट का गोल्ड है। तो वो क्या होता है? जो 24 कैरेट का गोल्ड होता है वो प्योर गोल्ड होता है, उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, तो वो थोड़ा सा ब्रेकेबल होता है। 23 कैरेट का गोल्ड हम लोग यूज करते हैं, थोड़ी सी उसके अंदर इम्प्योरिटीज मिलाई जाती है। तो प्योर गोल्ड जो होता है उसी को हम कैरेट बोलते हैं। जो 24 कैरेट का होता है, सॉफ्ट होता है, तो उसके अंदर थोड़ी सी इम्प्योरिटीज मिलाई जाती है, तेईस का। ज्यादा इम्प्योरिटीज मिला दोगे तो 22 कैरेट का गोल्ड हो जाएगा।
है ना, ये चीजें। तो दिस इज ऑल अबाउट दैट। एक प्रोसेस अब आपकी बचती है, दैट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइन। तो देखो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स अब हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। समटाइम्स बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में। तो देखिए समझ लीजिए रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स का मतलब क्या है, प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग इम्प्योर मेटल। कोई भी मेटल है जिसके अंदर इम्प्योरिटीज है, जी हाँ बिल्कुल, हम उसको यहाँ पर प्योरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, कैसे? बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं रिफाइनिंग बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें कॉपर, जिंक, टिन, लेड, क्रोमियम, निकल, सिल्वर, गोल्ड, ये ज्यादातर मेटल्स यूज की जाती है बड़े लेवल। ठीक। अब इसके लिए हमारे पास क्या तरीका होता है, सबसे पहले हम लोग ले लेंगे भैया यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट टैंक। चलिए, ये मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक दे दी। अब जो मेरे पास इम्प्योर मेटल, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इम्प्योर मेटल है, तो इम्प्योर मेटल की हम लोगों ने थिक ब्लॉक ले लेते हैं इम्प्योर मेटल का, और उसको बना देते हैं एनोड। तो एनोड बेसिकली यहाँ पर थिक इम्प्योर मेटल रॉड, समझे। मेरे पास यहाँ पर हम लोगों ने ले ली थी कॉपर की। मैं यहाँ पर आपको जो है कॉपर की रिडक्शन करके दिखाता हूँ, कॉपर को प्योरीफाई करके दिखाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो ये रही जी मेरे पास, ये है जी थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर मेटल, दिस इज द इम्प्योर कॉपर। ये है मेरे पास इम्प्योर कॉपर एज एनोड रोड। जी, एनोड से यहाँ पर क्या मतलब है, एनोड से मतलब ये है कि मैं इसको यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर इसको क्या कर रहा हूँ जी, इधर में बैटरी है ही मेरे पास। जी, याद रखना जो बैटरी का सिंबल होता है उसमें बड़ा डंडा, छोटा डंडा, बड़ा डंडा, छोटा, बड़ा डंडा हमेशा पॉजिटिव एंड होता है और छोटे की तरफ के नेगेटिव। तो यानी कि ये हो गया मेरे पास पॉजिटिव एंड से, अगर मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ इट मींस इट इज एन एनोड। ये मेरे पास एनोड रोड हो गई। ठीक, ये एनोड रोड हो गई। अब इसको हम कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के। दूसरी तरफ एक फिर स्ट्रिप लेते हैं प्योर मेटल की, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पर कैथोड, जिसको मैं नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर रहा हूँ, तो मैंने इसलिए इसको कैथोड बोल दिया। तो ये है मेरे पास प्योर कॉपर एज कैथोड, जैसे था प्योर कॉपर एज कैथोड। ठीक है, अब अगर मैं करंट छोड़ूंगा यहाँ पर, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस है बेसिकली। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग क्या करते थे, वहां पर वाटर यूज करते थे। कोई भी जो मेटल लेते थे, जो भी है, हम उसको जो है किस फॉर्म में लेते थे बेसिकली, हम लोग वहां पर उसको लेते थे किस फॉर्म में भैया, इलेक्ट्रिक करंट जब पास करते थे तो लिक्विड फॉर्म में लेते थे। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्योर कॉपर एज एनोड, प्योर कॉपर एज कैथोड ले लिया, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मेरे को यहाँ पर एक सॉल्यूशन चाहिए, जिसको मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोलाइट। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेंगे भैया। ये मैंने यहाँ पर क्या किया है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन किस लिए भाई, जब करंट यहाँ से छोड़ा जाएगा
तो वो यहाँ तक पहुंचना चाहिए ना, तो एक मेरे को यहाँ पर मीडियम चाहिए जिसके अंदर अप्रूव कर सके। तो मैं यहाँ पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लूंगा। क्या लूंगा जी? कॉपर सल्फेट। तो बेसिकली दिस इज द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। लेकिन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन तो ले लिया भैया मैंने, लेकिन यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले रहा हूँ मैं, उसमें क्या चीज की ध्यान रखूंगा? वो एसिडिफाइड होगा। क्या होगा वो? एसिडिफाइड। तो ये अभी मेरे पास क्या है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप जमा हो गया, हमारे को कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। देखिए, एक वाटर सोल्यूबल सॉल्ट है, कॉपर सल्फेट तो सॉल्ट होता है जो वाटर सोल्यूबल है हमारे पास, इस टेकन एज इलेक्ट्रोलाइट, जिसको मैंने एज ए इलेक्ट्रोलाइट लिया है। यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर इसको मैंने चूज करा है एज ए इलेक्ट्रोलाइट। ठीक। अब मैं देख रहा हूँ ये इम्प्योर कॉपर है, यानी इसके अंदर इम्प्यूरिटीज है। तो जब हम इसमें करंट छोड़ेंगे तो क्या होता है, कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी होगी जो इस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, कुछ ऐसी चीज होगी जो डिसॉल्व नहीं होगी। समझ रहे? हमारे पास जो मेटल्स होती है वो आपको पता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है ना भाई। तो हम देखो यहाँ पर क्या करते हैं, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, जो इम्प्योर मेटल मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट है, इट डिसॉल्व फ्रॉम द एनोड। ये एनोड में से धीरे 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 क्या होगी बच्चों, डिसॉल्व होना शुरू होगी, और इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर यहाँ पर आ जाएगी, गोज इनटू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो जैसे मान लीजिए मैंने करंट ऑन कर दिया, तो थोड़ी सी इम्प्योरिटीज यहाँ पर क्या हुआ, इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर आती है, जो मैं ये ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट कर। अब मान के चलिए कि ये जो है ये डिसॉल्व हो चुकी है। ठीक ठीक है भाई। एंड जो प्योर मेटल होती है फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट, कुछ कुछ प्योर मेटल भी यहाँ पर आ जाएगी, उसको मैं रेड डॉट से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये देखिए। इम्प्योरिटीज तो हो गई आपकी यहाँ पर डिसॉल्व इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। अब जो प्योर मेटल है, ये जो रेड डॉट्स है, ये हमारे सारे के सारे यहाँ पर क्या होंगे बच्चों, रिलीज हो जाएंगे किस फॉर्म में, ये आ गए यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव, कॉपर पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में आ गए, पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में। और ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, कैथोड रे है जो नेगेटिवली चार्ज है। तो ये जो कॉपर होते हैं हमारे पास, जो कॉपर आयन है, धीरे 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 क्या होंगे, ये इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। ये Cu2 पॉजिटिव इसके ऊपर क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। अब डिपॉजिट होने के कारण क्या होगा कि धीरे धीरे यहाँ से मेरे जो आयंस है, कॉपर आयंस है, देखो इम्प्योरिटी यहाँ पर कुछ तो हो गई डिसॉल्व, कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी होती है जो डिसॉल्व नहीं होगी, लेकिन वो यहाँ पर नीचे बैठ जाएगी एक साथ एनोड रॉड के नीचे, और इसी को मैं बोलूंगा यहाँ पर एनोड मड। जो डिसॉल्व हो गई वो तो इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व हो गई, धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। जो डिसॉल्व नहीं हुई वो एनोड मड बन करके नीचे बैठ गई। लेकिन जो कॉपर आयन रिलीज हुए वो Cu पॉजिटिव है हमारे पास, Cu पॉजिटिव, वो इस कैथोड रोड पे चिपकना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, जिसकी वजह से जो मेरे पास कैथोड है ये क्या हो जाएगी, ये थिक हो जाएगी। ये देखिए, ये तो क्या हो गई मेरे पास, धीरे 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 यहाँ पर ठीक हो गई। और जो एनोड रोड होती है वो अब धीरे धीरे यहाँ पर क्या होता है बच्चों, वो यहाँ पर धीरे धीरे मेरी अब थिन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसमें से आयन सारे के सारे जा रहे हैं। ये थिन हो जाएगी और ये वाली मेरे पास अब क्या हो जाएगी, धीरे धीरे थिक होती चली। तो इस तरीके से प्योर मेटल हमारी वहां पर शिफ्ट हो जाती है। तो क्या हुआ है, ये जो एपरेटस है बेसिकली इज यूज फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में मैंने यूज किया है। एपरेटस के अंदर मैंने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया भैया, एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक किया है। एपरेटस के अंदर मैंने यहाँ पर क्या किया है बच्चों, एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लिया। दिस इज द इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, ये मेरे पास इधर में इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक हो गया। ठीक है। और इसके अंदर हम लोगों ने डाला है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसके अंदर मैंने एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला है,
जिसको एज इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहा हूँ, क्योंकि अच्छा इसको एसिडिफाइड करने के लिए मैंने क्या किया, कैसे किया, इसके अंदर ऐड करा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। एसिडिफाइड करने के लिए थोड़ा सा मैंने इसके अंदर क्या किया जी, डाइल्यूट, बहुत ज्यादा डाइल्यूट H2SO4 यहाँ पर डाल दिया है, ठीक। एंड अ थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर कॉपर मेटल इज कॉल्ड द एनोड, जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। एंड अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर मेटल इज कैथोड, जिसको मैंने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अब जैसे इलेक्ट्रिक करंट मैंने यहाँ से पास किया, तो देखो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, धीरे इस एनोड के अंदर आ गया। तो जो इम्प्योर कॉपर होती है ये डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी एनोड से एंड गोज इनटू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में चला जाएगा एंड डिपॉजिट हो जाएगा कहां पर जी, कैथोड के ऊपर। तो प्योर कॉपर मेटल इज प्रोड्यूस ऑन द कैथोड, यहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। जो सॉल्युबल इंप्योरिटीज है वो सॉल्यूशन में चली गई, ठीक है जी। जबकि इनसॉल्युबल प्रॉपर्टीज कलेक्ट बिलो एज द एनोड, जिसको मैंने यहाँ पर क्या बोला, एनोड मड बोला। और ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मेरे पास है बच्चों, इसके अंदर बेसिकली क्या है, कॉपर आयंस है और सल्फेट आयंस है। कॉपर सल्फेट जब इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो देखो इसके अंदर क्या होगी, इसके अंदर Cu2 पॉजिटिव कॉपर आयंस की होंगे और SO4 2 नेगेटिव सल्फेट आयंस की होंगी। तो सर ये SO4 वाले इस पे क्यों नहीं चिपक रहे, कॉपर वाले इस पे क्यों चिपक रहे? तो बेसिकली क्या होता है कि जब ये डिसोशिएट होते हैं, ठीक है, हमारे पास, तो यहाँ पर सल्फेट आयन जो है इनको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कंपैरिजन टू कॉपर। तो इसी वजह से कॉपर आयन इजिली चिपक जाते हैं इसके ऊपर और धीरे धीरे ये रोड मेरे पास ठीक हो जाता है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंटेन कॉपर आयंस, इसके अंदर कॉपर आयंस है Cu2 पॉजिटिव एंड सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करा इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, तो कुछ रिएक्शन होती है दोनों इलेक्ट्रोड, ठीक है जी। तो मान लीजिए अब जैसे कैथोड है, कैथोड पे देखो क्या रिएक्शन होता है, एट कैथोड, कैथोड पे मेरे पास यहाँ पर क्या होगा जी, जो पॉजिटिव चार्ज कॉपर आयंस है Cu2 पॉजिटिव कौन सा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो आ गए, ये आ गए ना, इधर से इधर आ गए। तो ये जो Cu2 पॉजिटिव है मेरे पास, ये क्या करेंगे, कैथोड रे से इलेक्ट्रॉन लेंगे, दो इलेक्ट्रॉन लिए और दो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये भी आयंस है, आयंस से ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, कॉपर एटम के अंदर और डिपॉजिट हो गया इसके ऊपर। तो इसने यहाँ पर क्या किया, इसने दो इलेक्ट्रॉन दिए और डिपॉजिट हो गया, यहाँ पर जब डिपॉजिट हुआ तो दिस इज द कॉपर, ये कॉपर है, वेरी सिंपल, वेरी इजी। तो पॉजिटिव चार्ज कॉपर आयन Cu2 पॉजिटिव फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन go to the negative electrode, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाएंगे एंड बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड से इलेक्ट्रॉन लिए, क्योंकि इसको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है देन द डिस्चार्ज ऑफ SO4 2 नेगेटिव के मुकाबले, समझे। कॉपर आयंस रिक्वायर लेस एनर्जी देन द डिस्चार्ज ऑफ सल्फेट आयन, so that's the reason behind it। तो ये रिड्यूस हो जाते हैं कॉपर एटम में, यहाँ पर सारे के सारे चिपकते हैं। तो कॉपर एटम गेट डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड एंड गिव्स प्योर कॉपर मेटल। जबकि दूसरी तरफ हम लोग क्या देखते हैं, सोमिल एट एनोड, एनोड के ऊपर यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, एनोड पे हम देखते हैं कि जो कॉपर मेटल है प्योर इम्प्योर, जो फ्रॉम प्योर इम्प्योर एनोड से है, ये देखिए, ये क्या करते हैं, जो कॉपर एटम होते हैं इम्प्योर एनोड के, दे लूज टू इलेक्ट्रॉन, इनमें से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं और जब इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे तो क्या बना देगा ये Cu2 पॉजिटिव कॉपर आयन, और ये कहाँ चले जाएंगे, इस इलेक्ट्रोलाइट में, देखो ये आ गए। तो यहाँ पर अभी कॉपर है तो सही, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज कर देते हैं, जिसके से कॉपर आयन में कन्वर्ट होगा और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में चले गए और वहां से फिर ये वाली प्रोसेस हो जाती है मेरे पास। तो कॉपर एटम ऑफ इम्प्योर एनोड लूज टू इलेक्ट्रॉन ईच एनोड एंड फॉर्म कॉपर आयन, और यही जो कॉपर आयंस होते हैं गो इनटू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। दूसरी तरफ एनोड पे हमने देखा कि कॉपर आयंस आर टेकन फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एट द कैथोड and put into solution at that. As the process goes on, impure anode becomes thinner and thinner and thinner, whereas pure cathode becomes thicker and thicker. So pure copper is obtained at the cathode. ठीक है, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो मेटेलिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है इम्प्योर कॉपर के अंदर, ठीक है जी,
उसको हम बोलते हैं क्रूड कोकर। हमने उसको यहाँ पर रिफाइन किया। जो भी मेटेलिक इम्प्योरिटीज है प्रेजेंट है इन इम्प्योर कॉपर में कैन आइदर बी मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। तो जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होती है लाइक आयरन है अपने पास, जो प्रेजेंट होता है इन इम्प्योर कॉपर में, पास इनटू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। जबकि जो लेस रिएक्टिव मेटल है, थोड़ा बहुत गोल्ड और सिल्वर इसके अंदर मिक्स है, वो यहाँ पर एनोड मड की फॉर्म में चिपक कर रही है यहाँ पर। ठीक है जी। बाद में गोल्ड और सिल्वर को भी हम लोग यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, रिफाइन कर लेंगे प्योर मेटल कंसंट्रेटेड कंसर्न एंड इनेबल्स टू रिकवर अदर वैल्यूएबल मेटल गोल्ड है सिल्वर है जो एनोड मड में है, वो भी हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जो भी कचरा होता है एनोड मड में भी बहुत सारा जो है वैल्यूएबल चीजें होती है, उनको भी हम लोग यहाँ से बच्चों क्या कर सकते हैं जी, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। So this is all about the electrolytic refining.